हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है, तो मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये 2015 का पेपर मैं करवा रही हूँ। एक पैटर्न है, अगर आप लोग भी देख सकते हैं तो वो पैटर्न आप लोगों को दिखेगा कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप पैटर्न को इसका नोट करिएगा कि कितने क्वेश्चंस किस में से आते हैं। जैसे इसमें कुल 12 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन थे, फिर 40 क्वेश्चन आए 18 में, फिर 12 क्वेश्चन आए, और अब आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें लिटरेचर के आएंगे। खैर, लिटरेचर हो, ग्रामर हो, सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी। पहली बात आप लोग बड़े भोले होते हैं, बहुत ही भोले। मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो मुझे मेरी बात सुनने वाले लोग कम हैं, और जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं भाई उनकी बात सुनने वाले ज़्यादा हैं। मगर आप लोग बहुत भोले हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतने मासूम और भोले लोग हैं। पता नहीं, मैं फिर यही आता है कि कहाँ से मतलब इतना भोलापन आप लोगों के अंदर है। तो इस पे क्यों कह रही हूँ मैं, ये पहली बात मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे पढ़ते हुए, और मतलब ऐसे भी जो इंक्वायरीज आई तो उसमें भी जो है, तो लोग ये कह रहे थे मैडम पेपर जो है वो अभी मार्च में ही होने के चांसेस है ना, डी ट्रिपल एस भी बहुत अनप्रडिक्टेबल है। दैट्स ट्रू, डी ट्रिपल एस भी बहुत अनप्रडिक्टेबल है। थोड़ा सा वो चीज़ें सोचिए कि डी ट्रिपल एस भी अनप्रडिक्टेबल है। अब इतनी अनप्रडिक्टेबल है, हो सकता है फॉर्म 8 मार्च को भरे जा रहे हैं, 6 मार्च को पेपर करा ले भाई, अभी कराएंगे हम पेपर। हम इतने अनप्रडिक्टेबल है, 8 मार्च तक फॉर्म भरे जाते रहे, हम 6 मार्च को पेपर करवाएंगे। जोक्स अपार्ट, बात ये है 8 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, 31 मार्च तक की डेट आ चुकी है। और जो पुराने फॉर्म्स थे जिनमें कैंडिडेट्स कम होते हैं, नॉन टेक्निकल जो हैं, उनके फॉर्म्स की आ चुकी है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं वो ऑब्वियसली टीचिंग वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भरे जाते हैं, और जिनमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। ऊपर से इस फॉर्म का कोई जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ 125 रुपये की फ़ीस है, और फिर वेमेन कैंडिडेट्स के लिए तो फीस ही नहीं है। तो भैया बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, पैसे भी नहीं है इसके, तो उनको करवाने के लिए जगह भी चाहिए होती है। ठीक है, पहली बात, खैर ये चीज़ को भी छोड़ते हैं। तो बात ये है कि मार्च तक की डेट आ चुकी है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। अब कुछ लोगों को लगे यार आचार संहिता का इस पर फर्क नहीं पड़ता, क्यों दिल्ली और जगह से अलग है? भाई जब 31 मार्च तक की डेट आ चुकी है, और आपको भी पता है पीजीटी फीमेल का अभी तक भी डेट नहीं आई है, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में इलेक्शंस होंगे। 16 अप्रैल को अगर दिल्ली में एग्जाम भी होता है, तो आप मुझे केवल एग्जाम कह रही हूँ, 16 अप्रैल को अगर दिल्ली का इलेक्शन भी है, तो भाई उससे वो इलेक्शन में लगेंगे या एग्जाम करवाएंगे? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आचार संहिता का असर होता ही है, एग्जाम्स नहीं कराए जाते, इसलिए बीपीएससी के एग्जाम भी उससे पहले हो रहे हैं, आचार संहिता लगने से पहले। तो भाई आचार संहिता में पेपर नहीं करवाया जाएगा, तो आपके मान के चलिए अप्रैल तो ऐसे ही जाएगा। उसके बाद जब डेट आएगी तो उसमें आपको 10-15 दिन मान लीजिए मिलते हैं, तो मई एंड या जून का फर्स्ट वीक आप मान लीजिए, ये भी हम एक वो लगा रहे हैं, यानी कि आपके पास इतना समय अभी है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि एग्जाम अभी आपका मार्च में या अप्रैल में नहीं होगा, मई एंड में या जून में होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात आती है कि अब दिल्ली के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब उनमें से कई लोगों को ये लगे, फिर वही भोलेपन वाली बात, सिलेबस तो बहुत कम है। भैया एक कहावत सुनी होगी, देखन में छोटे लगे तीर करे गंभीर, घाव करे गंभीर वाली चीज़ है। एक डी ट्रिपल एस बी का एक पैटर्न जो मैंने देखा है 2015 के पेपर में, आप ये देखिएगा कि उन्होंने 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन उन्होंने पेडागोजी के दिए। उन्होंने जो है कितने क्वेश्चन लिटरेचर के दिए, मैं एक मिनट वही चेक कर रही हूँ कि उन्होंने लिटरेचर के क्वेश्चन दिए 78 से लेकर 100 तक जो है उन्होंने दिए। तो इतने 78 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस जो है उन्होंने लिटरेचर के दिए, तो 22 के करीब क्वेश्चन दिए। फिर उसके बाद जो 18 का पेपर हुआ उसमें 40 के करीब थे। फिर उसके बाद जब आया 15 के करीब उसमें थे। तो आप ये मान के चलिए पहले में कम है, फिर उसमें थोड़े ज़्यादा हैं, फिर 21 में कम है, तो 24 में यही मान के चलिए कि 40-50-10 का रेशो मैंने रखा है कि इतना लिटरेचर, इतना ग्रामर और पेडागोजी, इस तरीके से, जैसे व्हाट आई फील। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि भाई जो सिलेबस है, अब उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने एटसेट्रा डाल दिया। अब उन्होंने दे दिया कि यही सिलेबस चलता चला आ रहा है, तो उन्होंने सिलेबस दे दिया कि शेक्सपियर्स वर्क। ठीक है, अब उन्होंने लिटरेरी टर्म्स कहीं नहीं दे रखी। 15 के पेपर में उन्होंने पूछ लिया, फैक्टिव फैलेसी पूछ लिया,
हेमर्शिया का चीज़ पूछ लिया, सेम सिलेबस चलता चला रहा, चेंज नहीं हुआ ये सिलेबस। उसके बाद इन्होंने जो है हेमर्शिया पूछ लिया, इसमें इन्होंने जो है पेट्रियार्कल सोनेट पूछ लिया। ये तो वैसे आप सबको पता होता है, मगर मैं ये पूछ रही हूँ, जब इन्होंने लिटरेरी टर्म्स दी नहीं तो इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई ये पूछने की। मैं वही चीज़ आपसे कह रही हूँ, सिलेबस भले ही छोटा है, लेकिन भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है आपको नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता कि व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। तो चीज़ें तो सारी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपका जो सिलेबस दिया है, जो दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो नहीं भी दिया है उसको कम से कम देखना तो पड़ेगा ना। कि अगर उन्होंने लिख दिया शेक्सपियर्स वर्क्स और उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि रोमांटिक एज राइटर्स, ये जो 2-3 राइटर्स के नाम देके एटसेट्रा, तो भाई एटसेट्रा भी में क्या आएगा वो पढ़ना तो पड़ेगा, वो चीज़ है। अब किसी को पता हो कि भाई DSSS भी केवल इन 2 एजेस में से पूछेगा, तब तो कोई बात नहीं है भाई, वो ज़्यादा ज्ञानी है। दूसरी बात, अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में जो टॉपिक्स दे रखे हैं तो उन्होंने वो दे रखा स्टैंडर्ड, वो जो है कि भाई ये वाले आप मॉडल्स कर लीजिए, टेंसेस है। स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज कौन से उसमें आ रहा है ये बताओ। जब तक आपको सारी चीज़ नहीं पता आप स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज कहाँ से करोगे? जब तक आपका जो है हाथ कॉम्प्रिहेंशन पे बढ़िया नहीं है आप कहाँ से करोगे? आप आपका जो जम्बल्ड वाले हैं, अगर आपका बहुत फास्ट आप नहीं कर पाते हो आप कहाँ से करोगे? इसका मतलब आप लोग को ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी ना, करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो बजाय इसके कि आप जो है किसी उसमें आओ जो है भ्रम में आओ, अपनी तैयारी करो और बीच बीच में जो है देखते रहो। ऐसा होता है ना कि कई बार जो होता है कि जिनके वीडियोस बने हुए हैं वो है, भाई आप खुद सोचिए, बाजार है, सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है और उसके लिए कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्ट्रैटेजी लगानी है, सोच समझ के काम करिए तो आपकी चीज़ होगी। सबसे पहले आप अपना काम ये करिए कि जिन्होंने फॉर्म ना भरे हों वो फॉर्म भर लें, जिन्होंने जो है नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लें। 8 मार्च तक का टाइम है, आप आराम से अपना, उसके बाद जो है जो फॉर्म है वो सर्वर बहुत डाउन हो जाएगा, तो फॉर्म वगैरह भर लें, तो ये काम जरूर करें। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, फर्स्ट पेपर की तैयारी भी अच्छे से करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देने की हैबिट डालें। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं तो आई एम सॉरी टू से, आप अगर ऑफलाइन ही करे जा रहे हैं तो आप वहाँ पर वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट देने की हैबिट डाल लें, ठीक है जी। मैं अपने उसके बारे में बताऊं कि मैं जो है, मेरा बैच तो चल रहा है भाई, 16 जनवरी से चल रहा है। इस बार नोट सारे इस तरीके, 2 बैचेज है मेरे। एक वीडियो बैच है जिनको है कि भाई हमें सारी चीज़ एक ही बार में मिल जानी चाहिए, सारा कंटेंट एक ही बार में खुल जाना चाहिए, हम अपने हिसाब से 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस एक साथ देख के करेंगे, उनके लिए DSSB का वीडियो बैच है। और उसमें भी भाई मैंने सारी चीज़ अच्छे से पढ़ाई है, क्योंकि मैं घास नहीं काट सकती, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, मैंने सारी चीज़ बहुत कायदे से पढ़ाई है। उसके बाद मेरा लाइव बैच चल रहा है, लाइव बैच भी मेरा जो है वो मैं उसमें स्टूडेंट्स को सारी चीज़ जो है वो इस बार पूरे रेडी जो है नोट्स है उनके पास, सारी चीज़ मैं उनको पढ़ा रही हूँ। भाई नोट्स किसी के पास भी हो, किताबें मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन टीचर का समझाना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो चीज़ मैं समझा रही हूँ, करवा रही हूँ। नोट्स ग्रामर के भी हैं इस बार, लिटरेचर के भी हैं, लिटरेरी टर्म्स के भी हैं, क्वेश्चन आयर भी है, सब कुछ है लाइव क्लासेस में। वीडियो बैचेस भी में भी है और उसमें भी जो है उसमें भी नोट्स उसके लिटरेचर के, प्रैक्टिस बुक वगैरह सब कुछ है, और इसमें भी सब कुछ है, ठीक है जी। उसके बाद भाई देखो, फर्स्ट पेपर का हमारे पास, फर्स्ट पेपर मेरे को चाहिए होता है अपने जैसा टीचर कि जो एड़ी चोटी लगा दे और अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें जो है वो बताए। तो भाई मैंने ऐसा जो है, अब कुछ समय बीत जाए तो मैं ऐसे टीचर्स ढूंढना शुरू करूँगी। और अभी जो है मेरे पास मैं फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास वो नहीं है, मगर मैंने एक टेस्ट सीरीज तैयार करवाई है। इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट पेपर के लिए बेसिकली है। अब इसमें क्या है ना, लोग कहेंगे अरे यार इसमें DSSS भी तो लिखा हुआ नहीं है, DSSS भी PRT है, इसमें KVS है, CTET है, UPTET है, BPSC है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आप फर्स्ट पेपर को इसमें से देखकर फर्स्ट पेपर तैयार करते हो तो फर्स्ट पेपर भाई वो तो सभी के लिए कॉमन ही तैयार हो रहा है ना, तो फर्स्ट पेपर के लिए इसे तैयार करवाया है स्पेसिफिकली। इसमें DSSS भी TGT नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट पेपर के लिए, जैसे मान लीजिए कि NVS, इसमें एक NVS का भी है, आपने NVS खोला, उसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स के पेपर्स हैं,
तो जीएस के, तो वो आप वो सॉल्व करिए। आपने EMRS वाला खोला तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर छोड़ दीजिए, उसके पेपर करिए। उसके बाद आपने यूपीटेट खोला तो उसमें आप जो है मैथ्स के, रीजनिंग के और उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो इस जीएस के, तो इससे एक हमने एक टेस्ट सीरीज तैयार करवाई है। आप ये सारी चीज़ें, अब आप मुझे बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं, मगर मैंने इस 10 मिनट ये इसलिए लिए, आपको पता है मैं आकर अपना पढ़ाना शुरू करती हूँ, मगर मैंने 10 मिनट इसलिए लिए, लोग इतने ज़्यादा परेशान और टेंस हो जाते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना यूट्यूब चैनल खेलते रहते हैं और वो देखते हैं। आप खुद सोचिए, आप पढ़िए ना, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा पढ़िए, जो मटेरियल आपको सही लगे वो करिए। भाई मैंने भी हाँ अपना ऐड करा, आपको मैं अच्छी लगूं तो देख लो, ना अच्छी लगूं तो कहीं और कुछ देख लो, मगर पढ़ लो। वही मैं कह रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं है तो मुझे सुनने वाले लोग कम है, लेकिन जो सुनते हैं, जो लोग मुझे जो है, मेरे हो सकता है भाई मेरे से कहने से भी फर्क पड़ जाए, क्योंकि एक चीज मैंने कि लोग विश्वास तो करते हैं मेरे पे, तो मैं वो चीज को कहते हुए आप लोगों से कहूंगी, आपके पास अभी समय है, आराम से पढ़िए और इतना टेंशन ना लीजिए। चलिए अब मैं अपना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। एक मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाई थी, स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज के करवा रही थी, तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज के ही क्वेश्चंस है। इनमें होता क्या है स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज के क्वेश्चंस में, कि इनमें ना 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उन 4 सेंटेंसेस में जो सही सेंटेंस होता है वो चुनना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखो, इसमें ना क्वेश्चन देखो आप, ये दैट इन द एंड द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट अकर्ड mainly in Protestant countries is due to the importance of the natural churches that इससे ये पता चल रहा है कि the end of great development of the scientific movement occurred mainly due in part the importance, D तो बिल्कुल गलत है। that ended से मतलब कि उसने ही एंड कर दिया ग्रेट डेवलपमेंट को। end of the great development of the scientific movement occurred, जब तक आप एंड के पहले द नहीं लगाओगे सेंटेंस ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि आप इसे नाउन बना रहे हो, सीमित कर रहे हो, तो द एंड लगाना पड़ेगा। द एंड ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट अकर्ड, यहाँ नाउन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये बी, सी और डी तीनों ही गलत हैं, सही कौन सा है? ए। दैट इन द एंड द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट अकर्ड, कि अंत में आप यहां देख रहे होगे, यहां एंड के पहले द लग रहा है। अगर आप एंड के पहले द नहीं लगाओगे और ऑफ से सीमित कर रहे हो, अंत नाउन के रूप में यूज कर रहे हो और सीमित कर रहे हो, द नहीं लगा रहे, सेंटेंस गलत है। इसीलिए सभी तरीके से ग्रामर में ये जो सेंटेंस है ये वाला सही माना जाएगा। एंड के पहले द लगा हुआ है, दैट इन द एंड, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है द एंड। दैट एंडेड द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट अकर्ड, ये दैट एंडेड से यहां से ये वर्ब हो गया, सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं होता। एंड ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट, द एंड ऑफ द अगर होता तो ठीक हो जाता, इसीलिए इसमें सही आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज बिलीव टू हैव लेस साइड इफेक्ट्स एंड इज प्रिफर्ड टू केमिकल ड्रग्स। दो चीजें यहाँ पे हैं, प्रिफर्ड के साथ टू आ रहा है। नीचे देखते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज बिलीव टू हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स एंड इज प्रिफर्ड देन, प्रिफर्ड के बाद देन आ रहा है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज बिलीव टू हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स एंड इज प्रिफर्ड टू, यहाँ दोनों चीजें सही हैं। पुरानी अंग्रेजी में लेस को अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यूअर को काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ रखा जाता था। अब लेस जो है वो संख्या के साथ भी यूज होता है, तो उस हिसाब से तो इसे सही माना जा सकता था, मगर अगर दोनों दे रखे हैं तो वरीयता जो है वो किसे दी जाती है? फ्यूअर वाले को। तो फ्यूअर साइड इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो है काउंटेबल प्लूरल नाउन है, फ्यूअर आ रहा है और उसके बाद प्रिफर्ड के बाद टू आ रहा है। प्रिफर्ड के बाद जो प्रिफर्ड के बाद आप जो ये एडजेक्टिव है इसके बाद टू लगाया जाता है। टू प्रेपोजिशन जो है वो लेता है, ये देन नहीं लेता, ये टू लेता है, तो इसीलिए इसका आंसर है सी। अब यहां पर ये देखिए, नो विजिटर कैन मिस द साइट ऑफ द इम्पोजिंग 10 feet tall idol of Lord Shiva. No visitor can miss the sight of the imposing 10 foot tall. Visitor cannot miss the sight of the imposing 10 feet tall. Visitors hardly miss the sight of the imposing 10 feet tall. आप एक चीज यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर यह है कि कोई विजिटर मिस नहीं कर सकता,
तो विजिटर कैन नॉट मिस, ये तो ये होगा इम्पोज कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा विजिटर हार्डली मिस द साइट ऑफ द। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी विजिटर जो है, नो विजिटर कैन मिस, कोई भी विजिटर मिस नहीं कर सकता। तो नो जो है वो उसके वर्ड के शुरू में आया, तो और इसके बाद 10 फीट टॉल आइडल आया। तो 10 फीट टॉल आइडल जो है वो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। 10 के साथ फुट नहीं आएगा, यहाँ भी 10 फीट है और यहाँ भी 10 फीट है। विजिटर्स हार्डली मिस, यहाँ पर जनरल सेंस में बात नहीं आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ए जो है वो सही हमारा माना जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पिक द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट्स। इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का है, 2015 का है। इसमें होता क्या है कि आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे होते हैं, वो एक ही सेंटेंस का पार्ट होते हैं, तोड़ दिया रहता है, उनमें आपको चूज करना होता है इनमें से जो सही पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। देखो हमने फर्स्ट देखा द हैरेस्ट हस्बैंड्स ऑफ बोरीवली, द हैरेस्ट हस्बैंड्स ऑफ बोरीवली वन, एक ये ना अधूरा जो है वो टाइप हो गया है, तो मैं इसको जरा पहले ठीक से लिख दूं। और यहां पर भी इसमें ये नहीं था, हाँ जी ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ठीक करा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया था। द हैरेस्ट हस्बैंड, हस्बैंड में अपोस्ट्रोफी नहीं था, हस्बैंड्स है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द हैरेस्ट हस्बैंड्स ऑफ बोरीवली, वन ऑफ द लास्ट सबर्ब ऑन मुंबईज वेस्टर्न रेलवे लाइन यूज्ड टू मीटिंग इन द संजय गांधी नेशनल पार्क। इसमें पूछा ये है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो भाई पहला ये है द हैरेस्ट हस्बैंड्स ऑफ बोरीवली, ये सही है। वन ऑफ द लास्ट सबर्ब, सबर्ब नहीं होगा, ये आएगा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है तो यहाँ आएगा सबर्ब्स, तो इसका मतलब सेकंड वाला गलत है। ऑन मुंबईज वेस्टर्न रेलवे लाइन, मुंबई, अब आपको लग रहा होगा कि किसी सिटी के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, बिल्कुल लगता है। आप द वेस्टर्न रेलवे लाइन ऑफ मुंबई या मुंबई वेस्टर्न रेलवे लाइन कुछ भी लिख सकते हैं। सिटी के नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा भी सकते हैं या आप ऑफ के साथ बता सकते हैं, तो ये भी सही है। यूज टू मीटिंग इन द संजय गांधी नेशनल पार्क, एक आपको मैं बताऊं, अगर यूज टू जो है अगर आप उसके बाद आप यहाँ पर जेरेंड लगाते हैं कि आई जैसे आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, तो भाई वो जो है ना वो इज आर एम के साथ यूज होता है। आई एम यूज टू वो एडजेक्टिव है, आई एम यूज टू टेकिंग टी, तो वहां पर टू जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होता है और फिर जेरेंड लगता है। आई एम यूज टू, और यूज टू जो है वो यूज टू अभ्यस्त होने के सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन जब आप यूज टू यूज करते हैं कि इस सेंस में कि किया करते थे, तो वो मॉडल बन जाता है और वहां पर वो यूज्ड के बाद जो टू आ रहा है ना वो इन्फिनेटिव लेता है, यानी कि उसके बाद बेर इन्फिनेटिव लगता है। तो ये जो यूज टू मीटिंग आ रहा है ना ये गलत है, क्योंकि ये किया करते थे के सेंस में है, तो यहाँ जेरेंड नहीं आएगा, मीट आएगा। तो कौन सा ठीक है आपका? फर्स्ट है और थर्ड वाला सही है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसका ऑप्शन है सी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अनलेस यू हैव गुड कमांड ओवर ग्रामर, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैरिड सुभाष इन ओवर 30 ईयर मधु थिंक्स दे आर मेड फॉर वन अनदर। अब ये पूरा सेंटेंस अगर आप देखें तो कि यहाँ पर मधु थिंक्स दे आर मेड इन ओवर 30 ईयर्स मैरिड, अब ये पूरा तोड़ ताड़ के लिखा हुआ है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैरिड के साथ मधु इज मैरिड, तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वाला गलत। ओवर 30 ईयर्स इन लगाने की जरूरत नहीं थी, सेकंड भी गलत। दे आर मेड फॉर वन अनदर नहीं होगा, यहां पर जब दो के लिए बात की जाती है तो ईच अदर आता है, जो प्रोनाउन है वो ईच अदर यूज होता है, तो वन अनदर भी गलत है। एक ही सही है, दैट इज मधु थिंक्स, तो इसका आंसर होगा ओनली थर्ड। इस तरीके से ग्रामेटिकली इस चीज को देखा जाता है, ओनली थर्ड। All language teachers agree in principle that testing students' command of spoken language is important to judge their overall language competence.
अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है ऑल लैंग्वेज टीचर्स, तो ऑल लैंग्वेज टीचर्स जो है वो सही है। अग्री इन प्रिंसिपल, अग्री इन प्रिंसिपल का मतलब होता है इस बात से पे जो है वो इस बात पर सभी जो है वो जोर देते हैं दैट टेस्टिंग स्टूडेंट्स कमांड ऑफ स्पोकन। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगना था। दैट टेस्टिंग स्टूडेंट्स कमांड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू जज दे। अब देयर आ रहा है तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर जज आ रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आना चाहिए था, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए। पहला वाला सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, थर्ड वाला गलत है क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस हटा देते तो सही होता। दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट इज, एक मिनट, इवन इफ चाइनाज ट्रेड डेटा is showing signs of recovery, bilateral trade with India has remained at a slump. तो यहाँ पर ये देखे है कि even if China's trade data is showing signs of a recovery, bilateral trade with India has remained at a slump. तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में एक्चुअली इवन इफ चाइनाज ट्रेड डेटा, डेटा लिखा हुआ तो प्लूरल होना चाहिए था। bilateral trade data showing signs of recovery is showing signs of a recovery is even if China's trade data, अब इसमें जो दे रखा था वो था is showing signs of a recovery, bilateral trade with India has remained at a slump। तो इसमें जो है यहाँ पर इवन इफ चाइनाज ट्रेड डेटा। अब एक बात ये है कि डेटा के साथ आप जो है उसमें सिंगुलर जो है वो वर्ब नहीं आना चाहिए क्योंकि डेटा प्लूरल होता है, डेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला इज़ करेक्ट, और फर्स्ट वाले के साथ जो है कि इवन इफ चाइनाज ट्रेड डेटा बायलेटरल, या ऊपर बी वाला गलत है, बायलेटरल ट्रेड विद इंडिया हैड रिमेन्ड हैज़ रिमेन्ड एट अ स्लम्प। तो इसमें जो है फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ में वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसमें जो है फर्स्ट एंड थर्ड हम सही मान सकते हैं, और फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है, बायलेटरल ट्रेड विद इंडिया। तो यहाँ पर ये सेकंड और वो तो जो सेकंड में मतलब ऑप्शन में नहीं दे रखा तो क्या करें। माई ग्रैंड फादर एंड मी वर गुड फ्रेंड्स एंड वी हैड बीन कॉन्स्टेंटली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहला सेंटेंस है वर्ब के पहले आ रहा है, तो माई ग्रैंड फादर एंड आई ये आएगा पहले, थर्ड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में आता है, तो ये ऊपर वाला गलत हो गया। वर गुड फ्रेंड्स ये सही है, एंड वी हैड बीन कॉन्स्टेंटली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम्स। अब फोर्थ वाला देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम्स नहीं आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा, आर्टिकल आ रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अब ये वी थर्ड क्यों गलत है, एंड वी हैड कॉन्स्टेंटली बीन टुगेदर, जो आपका एडवर्ब है वो बीन के पहले लगेगा, तो फर्स्ट भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, सिर्फ कौन सा सही है, सेकंड। तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड, दैट इज सी, ओनली सेकंड। उसके बाद अब ये लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वॉल्टर स्कॉट इज नॉट अ नॉवल। अगर आप वॉल्टर स्कॉट के बारे में जानते हैं तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, और उनके आइवनहो, कैनलवर्थ, द ब्राइड ऑफ लेमरमूर, ये सारे के सारे उनके नॉवेल्स हैं, लेकिन द लेडी ऑफ द लेक जो है वो उनकी नैरेटिव पोएम है, दैट इज अ नैरेटिव पोएम। लेडी ऑफ द लेक इज अ नैरेटिव पोएम बाय सर वॉल्टर स्कॉट। In Hardy's Chess of the d'Urberville, who is described as a fly on a billiard table of infinite length? टेस हेंचर्ड तो इसमें कैरेक्टर ही नहीं है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में है, मिसेस योब्राइट, एंजल क्लेयर। तो इसमें जो आप लोगों ने अगर टेस ऑफ द d'Urberville पढ़ी हो तो ये जो नॉवल है हार्डी की, हार्डी जो है वो एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे, और उनको जो है वो कहा जाता है कि ही वॉज अ पेसिमिस्ट, हालांकि वो खुद को पेसिमिस्ट नहीं मानते थे। और इसमें जो ये कहानी दिखाई है, एक टेस नाम की मासूम सी लड़की है, हु वाज सेड्यूस्ड बाय एलेक, तो ये इसमें दिखाया कि बहुत जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे उसमें एक बिल्कुल नगण्य जो है वो हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है टेस्ट। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन जो है सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है कि हु रॉट टेस ऑफ द d'Urberville,
ना ग्रामर के क्वेश्चन स्ट्रेट थे, भैया DSSB का ही करवा रही हूँ, ना ग्रामर के क्वेश्चन स्ट्रेट थे, ना इसके क्वेश्चन स्ट्रेट है। अनलेस आपने पढ़ नहीं रखा हो, आप आंसर कैसे करोगे बोलो। Charles Lamb wrote under the pseudonym Charles Lamb, he belonged to the Romantic era। और चार्ल्स लैम जो है वो कौन से स्यूडोनिम से लिखते थे? चार्ल्स लैम जो कि जाने जाते हैं अपने ऑटोबायोग्राफिकल एसेज जिसमें मिंगलिंग ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर होती है, और वो लिखा करते थे इलिया नाम से, एसेज ऑफ इलिया। Which of the following is not considered as a metaphysical poet? मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे भाई? 17वीं सेंचुरी में एकदम से एक ट्राइब निकल कर आई थी जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे। मेटा मीन्स होता है परे और फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, और ये वो पोएट्स थे जो शारीरिक चीज़ों के परे लिखा करते थे। इनकी जो विशेषता थी वो थे फार फैचड इमेजेस, जिसे कंसीट्स कहा जाता था। हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रॉशॉ, ये मेटाफिजिकल है। इनमें कौन नहीं है? रॉबर्ट बर्न्स, डिप्लोमन पोएट कहा जाता है, रॉबर्ट बर्न्स। आप बर्न्स के नाम से आपको याद होगा कि इनका मेंशन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लीच गैदरर में करा है। One of the writers below is a distinguished novelist. He has contributed a lot to the subgenre called campus novels, demystifying and debunking university academics. Who is the writer being referred to? ये campus novels हुआ करते थे जो यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि पर लिखे जाते थे, और इनमें से जो कौन से नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने डिबंक और डीमिस्टिफाई करा है यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स को, एंड ही इज डेविड लॉज। दैट इज डेविड लॉज। तो भैया पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव फैलेसी एज आइडेंटिफाइड बाय द न्यू क्रिटिक्स इज अ टेंडेंसी टू जज अ वर्क बाय। अफेक्टिव फैलेसी का जो मतलब है, विंसेंट एंड बियर्डस्ले के द्वारा दिया हुआ जो एक कॉन्सेप्ट है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक एरर है जिसमें हम कोई जो वर्क है उसमें उसको वर्क को जज करते हैं उसके इमोशंस के, ठीक है। तो इट्स इफेक्ट ऑन द रीडर, द इंटेंशन ऑफ इट्स ऑथर, इट्स रियलाइजेशन ऑफ द फिक्टिशियस, इट्स अफेक्टेशन एज शोन थ्रू द कैरेक्टर। ये एक एरर है अफेक्टिव फैलेसी जिसमें जो वर्क को जज किया जाता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट डज इट थ्रो ऑन द रीडर। तो ये अफेक्टिव फैलेसी जो है ये एक इम्पैक्ट बताता है कि रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट जो है वो उसका पड़ता है। एक्चुअली बात क्या है कि अगर आप किसी वर्क से को पढ़कर आपको लग रहा है कि इस वर्क में अगर आपके दिल को नहीं छुआ तो ये वर्क बेकार है, तो अगर उस वर्क ने सारी चीज़ें की सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो किया है और आप उस वर्क को अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से जज कर रहे हैं, तो दैट इज एन एरर एंड दिस एरर इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी। Astrophel and Stella is a collection of poems, songs and sonnets by Astrophel and Stella। बहुत ही फेमस जो है वो वर्क है सर फिलिप सिडनी का, कि ये जो है एक सोनेट कलेक्शन है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स हैं। फिलिप सिडनी का वर्क है। एस्ट्रोफेल स्टार लवर एंड स्टेला एज अ स्टार। There is sweet music here that softer falls than petals from blown rose on the grass. These lines appear in one of the poems who utter। ये poems जो है ये यूलेसिस की हैं और ये lines बोलते हैं companion of Ulysses। Companions of Ulysses। अब इसके बाद देखिए ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर। हॉथॉर्न एक अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने स्कारलेट लेटर लिखा है, जिसमें जो उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक वुमेन जो है वो एडल्ट्री जो है वो करती है और उसको एडल्ट्रेस का जो एक एस जो है वो पहनना पड़ता है। तो ये जो वर्क है ये अमेरिकन राइटर है हॉथॉर्न, स्कारलेट लेटर इन्होंने लिखा है, और ये जो सब्जेक्ट है इसका वो है सिनफुल पैशन, दैट इज सिनफुल पैशन। तो ये था आज का
छोटा सा सेशन, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश भी करी है। आई नो कि बहुत लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगेगी और उस पर होगा मैम DSSB बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आई नो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, मगर आप अपनी तैयारी करिए। तो अभी आपके पास मेरा मानना ये है, अब आप ये सोचा यार 2 ही महीने तो क्या पढ़ें, और 4 महीने उसके बाद 2 महीने और आगे मिल गया, अब 2 महीने हैं तो क्या करें। आपको याद है मैं UPTGT और DSSB को कंपेयर नहीं कर रही, मगर जब 2022 में UPTGT का फॉर्म भरा गया था तो इट वॉज रूमर्ड एवरीवेयर कि द एग्ज़ाम विल बी इन अगस्त, कि एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा। हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो चलिए वो यूपी है, ये दिल्ली है, हम इसको बात को वो नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्लस आप लोग जो है तैयारी अपनी कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपके पास 2 महीने 2.5 महीने जो भी है, आप उस पर तैयारी अपनी पहले शुरू तो करिए, उसके बाद, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है इसमें, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है ये, बहुत टफ है, बहुत एग्जाम जो है बहुत अच्छा लेवल है, और आप इतनी बढ़िया नौकरी है, इतना अच्छा पैसा मिलता है, तो ऑब्वियसली लेवल भी बहुत अच्छा उन्होंने रखा है, तो उसके लिए तैयारी करो तो सही। ठीक है, पहले से ही डरने की और उसकी कि अरे यार अब टाइम नहीं है क्या करेंगे, इसकी फीस नहीं है तो हम तैयारी करके क्या करेंगे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल जॉब्स, बहुत अच्छी जॉब्स में से एक है। तो काम मेहनत करिए, बाकी ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा।